जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यहाँ पे फिर से एक्सटेंशन समराइज वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हमने कई सारे न्यू एक्सटेंशन और लेटेस्ट अपडेट के साथ जो भी एक्सटेंशन आया है उन सभी के बारे में हम इसी एक ही वीडियो के अंदर बात करेंगे। इससे पहले हमने और एक समराइज वीडियो बनाया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज की इस समराइज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे डिफॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर जो भी नए एक्सटेंशन आए हैं और जो भी पुराने एक्सटेंशन का लेटेस्ट अपडेट हमने रिलीज़ किया है उन सभी के बारे में। तो अभी हम चलते हैं कोरिलर के अंदर और हमारे ऐप वेबसाइट के अंदर भी, तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्या क्या हमने नया एक्सटेंशन और पुराने एक्सटेंशन के अंदर अपडेट लेकर के आए हैं। तो अगर आप हमारे app.default.in वेबसाइट को अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट एक्सटेंशन का अपडेट है वो आपको यहाँ पे टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो रिसेंटली हमने यहाँ पे सबसे पहला एक्सटेंशन जो हमने अपडेट किया था जो कि है UPI पेमेंट एक्सटेंशन। तो ये वाला एक्सटेंशन के अंदर हमने बेसिकली ये सिस्टम अभी ऐड कर दिया है जिससे कि आप कोई स्पेसिफिक ऐप को ही डायरेक्टली पेमेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऐप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाएगा यूज़र। तो UPI एक्सटेंशन के साथ अगर यहाँ पे एक इशू देखने को मिला था जो कि है फ़ोनपे के साथ। अगर फ़ोनपे का अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल करे या ना करे तो ये जो पेमेंट सक्सेसफुल इवेंट है वो कॉल हो जाता था। तो इससे हम अपना पेमेंट को सही से हम वेरीफाई नहीं कर पाते थे। ये इशू मैंने ट्राई किया फिक्स करने को, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है। तो फ़िलहाल तो मैंने ये सिस्टम ऐड कर दिया है कि आप फ़ोनपे का जो पेमेंट ऐप है उसको सिलेक्ट ही मत करो, बाकी जितने भी पेमेंट ऐप है उसको आप जो कि सही से टेस्ट करके जो सही से काम करता है उसको ही आप सिलेक्ट करने का ऑप्शन में रखो, ताकि हमने स्पेसिफिक ऐप का पैकेज यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से ब्लॉग लगा सकते हैं, एक डायलॉग लगा सकते हैं कि कौन कौन सा ऐप से आप पेमेंट करने के लिए यूज़र से आप यहाँ पे ऑप्शन देंगे, जैसे कि भीम UPI, पेटीएम, गूगल पे। तो उसमें से कोई भी ऐप अगर पिक करेगा और यूज़र की डिवाइस में इंस्टॉल होगा तो ये डायरेक्टली इसी ऐप में रिडायरेक्ट कर देगा। और एक ख़ास बात है कि UPI पेमेंट एक्सटेंशन अभी नॉर्मल जो यूज़र अगर गूगल पे में साइन अप करता है या फ़ोनपे में कहीं भी UPI अकाउंट अगर बनाता है यूज़र का UPI अकाउंट, तो वो UPI अकाउंट में इससे ज़रा इस एक्सटेंशन के ज़रिए आप जो कि पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते हैं। ये शायद उन लोगों का ही कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, इसलिए इसके लिए आपको जो भी मर्चेंट अकाउंट है उसको साथ आपको साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपका जो भी मर्चेंट अकाउंट है उसके जो भी UPI ID है उसके साथ अगर आप लिंक करेंगे तभी ये काम करेगा। तो बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि UPI एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा है और जैसे ही हम पेमेंट प्रोसीड करते हैं तो ये पेमेंट फेल दिखा देता है। तो मैंने ये कई बार ट्राई किया, मैंने अपने UPI ID पे भी इसको ट्राई किया, लेकिन ये जो यूज़र का जो UPI ID है उसमें ये इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। बस मर्चेंट अकाउंट का जो भी UPI ID है उसके साथ ही ये काम करता है। तो आप ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। तो इसका बहुत ही सिंपल सा ब्लॉक हमने यहाँ पे दिया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो भी एक्सटेंशन है ये वाला आप हमारे डिफॉल्ट एप्लीकेशन से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू ब्लॉक यहाँ पे अपडेट कर दिया है। और उसके बाद हमने रिसेंटली एक और नया एक्सटेंशन रिलीज़ किया था जो कि है फाइल्स परमिशन एक्सटेंशन। ये वाला एक्सटेंशन का बेसिकली काम ये है कि लेटेस्ट जो भी एंड्रॉयड डिवाइसेस है, जैसे कि एंड्रॉयड 11 हो गया, 12 हो गया, 13, अभी जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड डिवाइसेस है उसके अंदर हम फाइल परमिशन का एक बहुत ही बड़ा इशू है, जो कि हम डायरेक्टली किसी फाइल का जो भी यूज़र का परमिशन अगर हम लेते हैं स्टोरेज रीड एंड राइट का, तो उसमें सिर्फ हमें मीडिया एक्सेस का ही परमिशन मिलता है और उसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। हम सभी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर ही हम कुछ भी रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो ये वाला जो हमने रिसेंटली नया एक्सटेंशन जो बनाया है यहाँ पे आपको ऑल एक्सटेंशन के अंदर मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने बनाया था फाइल परमिशन, तो हमने फाइल परमिशन एक्सटेंशन का बस यही सिस्टम हमने यूज़ किया है, जो कि है स्टोरेज एक्सेस फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप लेटेस्ट एंड्रॉयड के अंदर एक्सेस फाइल कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हम एंड्रॉयड के अंदर ये यूज़ करते हैं, जो भी फाइल का जो कंपोनेंट है, ये फाइल कंपोनेंट का यूज़ करके हम फाइल्स को रीड एंड राइट करने का जो तरीका था, जो ओल्डर वर्जन के अंदर सही से काम करता था, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्टोरेज परमिशन चाहिए था। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आ गए हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट फाइल के ज़रिए ही हम इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं। और ये कंटेंट URI
आप इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हमने ये फाइल परमिशन एक्सटेंशन को हमने बनाया था। अगर हमें किसी ऐप की एंड्रॉयड डाटा फोल्डर में से कुछ भी रीड एंड राइट कराना है, उसमें से कुछ भी डाटा गेट करना है, तो उसके लिए भी हमें स्टोरेज एक्सेस फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं। और इसमें हमें यूज़ होता है ट्री URI का। जो भी हम किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर का फाइल परमिशन अगर हम अलाउ करते हैं तो उसी फोल्डर का ही हमें एक्सेस मिलता है। तो हम इसी तरीके से मल्टीपल फोल्डर का भी एक्सेस यहाँ से हम ले सकते हैं। तो यूज़र को हमें बार बार उस जो भी फोल्डर का हमें डाटा चाहिए उसको हमें रिक्वेस्ट करना होगा। तो मेन फोल्डर का आप अगर रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो यहाँ पे कुछ फोल्डर का हम जो एक्सेस स्टोरेज फ्रेमवर्क का यूज़ करके सभी फोल्डर का हम एक्सेस नहीं ले सकते हैं। जैसे कि डाउनलोड फोल्डर को आपने टारगेट कर लिया तो मेन डाउनलोड फोल्डर को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है। आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक न्यू सब फोल्डर क्रिएट करना होगा और या एग्जिस्टिंग सब फोल्डर को चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमने एक डेमो बनाया है जिसके अंदर सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने किस फोल्डर का एक्सेस हमें लेना है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया और उस फोल्डर के लिए हमने एक एक्सेस बटन रख दिया है जिससे कि वो रिक्वेस्ट को यूज़र को सेंड करेगा। फिर हम उस जो भी फोल्डर का एक्सेस हमने लिया है उस फोल्डर का हम लिस्ट ऑफ डाटा को गेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यूज़र से आपकी ऐप में से कुछ भी फाइल आपने पहले डाउनलोड कराया और उन सभी जो भी आपने पहले फाइल्स डाउनलोड किया है उन सभी का लिस्ट आपको चाहिए या उन सभी को फाइल पार्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें लेटेस्ट एंड्रॉयड में कर पाना थोड़ा मुश्किल बना दिया है अभी। जो कि है अभी हमें यूज़ करना पड़ता है डॉक्यूमेंट फाइल रीडर का। डॉक्यूमेंट फाइल रीडर के ज़रिए ही हम किसी फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है उसको रीड कर पाते हैं। तो इसी के लिए हमने ये एक्सटेंशन को क्रिएट किया है जिससे आप किसी भी फोल्डर के अंदर जो भी फाइल लिस्ट है उसको सही तरीके से गेट कर पाएँ। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड किया है कि आप अकॉर्डिंगली आप फ़िल्टर करके किसी फोल्डर के अंदर या इसकी सब फोल्डर के अंदर भी जो भी फाइल्स है उसको आप फॉर्मेट वाइज गेट कर सकते हैं, या आपको कौन कौन से फॉर्मेट का फ़ाइल चाहिए या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट का फ़ाइल चाहिए, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी हम इसका एक डेमो ऐप यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये वाला डेमो ऐप हम यहाँ पे फाइल परमिशन, तो यहाँ पे हम डाउनलोड फ्लैश फाइल्स करके हमने एक फ़ोल्डर मेरा ऑलरेडी है तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर जो भी हमने वीडियोस या फ़ोटोज़ यहाँ पे रखा हुआ है उन सभी को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे वन टाइम यहाँ पे इसको करना पड़ता है, अगर नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेस है, ये हमें नोटिफाई मिल जाता है। तो अभी हम दोबारा से अगर हम गेट लिस्ट ऑफ फाइल हम करते हैं तो इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स थे उन सभी का हमें लिस्ट मिल जाता है। तो ये लिस्ट गेट करने का ब्लॉक हमने यहाँ पे जुड़ा है और लिस्ट गेट करने के साथ ही आपका सभी फाइल का जो भी करेंट कब क्रिएट हुआ है, लास्ट मॉडिफाइड डेट, फाइल साइज़, ये सभी चीज़ें आप लिस्ट में से गेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जो भी ब्लॉक है फाइल परमिशन के अंदर। तो आपने पहले तो किस फोल्डर में से फाइल्स को गेट करना है उसको आपने चूज़ कर लिया, लिस्ट ऑफ फाइल, और उसमें से अगर कहीं पे कॉपी करना है, मूव करना है तो उसके लिए टारगेट फोल्डर पर दोनों अपने, एक हो गया मेन फोल्डर और एक हो लिया दूसरा फोल्डर। तो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कुछ भी ट्रांसफ़र करना है या करना है तो दोनों फोल्डर की परमिशन आपको अलग अलग से लेना होगा। तो ये सिस्टम है। तो आप यहाँ पे सेक परमिशन अगर एंड्रॉयड जो भी वर्जन है उसको 29 या 29 से ऊपर है तभी आपको यहाँ पे सेक एक्सेस परमिशन वाला ब्लॉक चाहिए, और नहीं तो आपका सिंपल एक्सेस स्टोरेज परमिशन से ही सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सटेंशन बेसिकली लेटेस्ट एंड्रॉयड के लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे हमने जो भी परमिशन है उसको रिक्वेस्ट करने के लिए भी जो हमने यहाँ पे SDK को सेट किया है, अगर SDK 29 से ऊपर है या 29 है तो हमने यहाँ पे एक्सेस परमिशन वाला लगाया है और रिक्वेस्ट परमिशन। तो यहाँ पे हमने पहले और एक एक्सटेंशन, फ्री एक्सटेंशन हमने रिलीज़ किया था जो कि है एक्सेस फाइल परमिशन। तो रिसेंटली हमने ये वाला भी अपडेट किया है। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ फोल्डर का परमिशन मिलता है। तो
उस फोल्डर के अंदर आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो उसमें से फ़ाइल को रीड करना, मतलब फाइल्स में से उस फोल्डर में से डाटा को गेट करना या उसमें कुछ भी टास्क कराना, ये थोड़ा सा इसके लिए अभी भी कॉम्प्लिकेटेबल है। ये सिर्फ डाउनलोड करने के लिए ये एक्सटेंशन आपका काम आएगा, एक्सेस फाइल परमिशन। तो इससे आपका डाउनलोड का इशू फिक्स हो जाएगा। अगर डाउनलोड फोल्डर के अंदर किसी सब फोल्डर क्रिएट करके उसमें फाइल्स को डाउनलोड करना है तब ये काम आएगा। बाकी अगर आप एंड्रॉयड आपकी एप्लीकेशन की पैकेज फोल्डर के अंदर ही अगर डाउनलोड कराना है तो बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि आपकी खुद की एप्लीकेशन का जो भी डाटा फोल्डर होता है ना, एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर डाटा फोल्डर और उसके अंदर आपका जो पैकेज नेम के अंदर कुछ भी फाइल अगर डाउनलोड करना है तो उसके लिए कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो लेटेस्ट एंड्रॉयड हो या जो भी लोअर एंड्रॉयड हो, तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी लोग परमिशन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो नहीं, काम नहीं कर रहा है, ये नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है जो भी फाइल पार्ट है, जैसे कि नॉर्मल हमें यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी। तो अगर आप हमारा जो भी कस्टम डाउनलोडर एक्सटेंशन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर फाइल्स को डाउनलोड करना है तो रूट फोल्डर वाला आप ये ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो नॉर्मल कस्टम डाउनलोडर एक्सटेंशन है, इसके अंदर अगर आपको फाइल्स को डाउनलोड कराना है तो जो भी हमने यहाँ पे रूट ड्राइव पार्ट, तो ये रूट ड्राइव पार्ट का काम ये है कि आपकी एप्लीकेशन की डाटा फोल्डर के अंदर फाइल सेव होगा। तो जैसे आपका एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करेगा तो ये सारा फाइल भी चला जाएगा। तो ये सिस्टम है। तो सिर्फ डाउनलोड फोल्डर के अंदर कुछ भी फाइल रीड एंड राइट कराना है तब इसके लिए ही एक्सेस जो भी परमिशन है वो चाहिए। तो एक्सेस फाइल परमिशन एक्सटेंशन का जो हमने अभी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आए हैं उसके अंदर क्या हमने यहाँ पे सेट किया है कि ये जो पहले था कि किसी एक फोल्डर का ही परमिशन इससे ले पाता था। एक फ़ोल्डर का परमिशन हमने ले लिया, किसी एक फ़ोल्डर का परमिशन हमने ले लिया तो दूसरी बार अगर हम फोल्डर फाइल पार्ट को चेंज भी कर देते हैं फिर भी ये एक्सेस जो भी गारंटेड दिखाता था। ये इशू पहले वर्जन में था। अभी लेटेस्ट जो हमने एक्सेस फाइल परमिशन का वर्जन हमने रिलीज़ किया है उसमें हमने जो भी इसको फाइल पार्ट का जो परमिशन सेट करने का वो अलग अलग कर दिया है, ताकि जो भी नेक्स्ट आप फाइल पार्ट यहाँ पे सेट करेंगे उसका परमिशन अलग से वो गेट करेगा। उसमें हमने एक दो नया ब्लॉक जो कि हमने यूज़ किया है। एक है ट्री यूआरआई, जो भी आप फाइल पार्ट का परमिशन आप रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसका ट्री यूआरआई आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं, और कंटेंट यूआरआई। ये दोनों चीज़ें आप जैसे जैसे इस एक्सटेंशन को जो भी फाइल है किसी फोल्डर के अंदर, ये फाइल को गेट करने के लिए ये दोनों ब्लॉक आपका बहुत काम आएगा। तो कभी हम या इसके साथ कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम इसका यूज़ यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो कंटेंट यूआरआई का बस ये है कि आप ट्री यूआरआई आप यहाँ पे कनेक्ट कर दें और जो भी फाइल का पार्ट है वो आप यहाँ पे देखें, जिससे लेटेस्ट एंड्रॉयड के अंदर वो फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। डायरेक्टली फाइल पार्ट देने से वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट एंड्रॉयड के लिए, ट्री यूआरआई एंड कंटेंट यूआरआई। बाकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे हमने फाइल परमिशन एक्सटेंशन की, तो इसके अंदर हमें क्या किया, यहाँ पे कुछ लिस्ट वगैरह कुछ इस तरीके से मिल जाता है और यहाँ पे हमें जो भी फाइल पार्ट है वो हमें मिल जाता है। तो जैसे कि हम कोई भी लिस्ट को जैसे ही हम गेट करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या इवेंट यहाँ पे मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो फाइल परमिशन के अंदर हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाता है, जैसे कि कुछ इस तरह का हमने लिस्ट गेट किया है जिसमें जो भी लास्ट मॉडिफाइड डेट है वो हम गेट कर सकते हैं, फाइल का साइज़, और हम कैटेगरी वाइज इसको सॉर्ट बाय कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट के अंदर सारा चीज़ें बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फाइल पार्ट, जो भी फोल्डर का फाइल पार्ट है वो आप दे सकते हैं, और लिस्ट गेट करने के लिए जो भी फाइल एक्सटेंशन है, जिस टाइप की फ़ाइल आपको चाहिए, जेपीजी, पीएनजी, MP4, इसको आप लिस्ट बना के सेट कर सकते हैं। और डेट फॉर्मेट,
यहाँ पे लिस्ट में जो डेट यहाँ पे शो कर रहा है इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। और शॉर्ट बाय आप यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है, शॉर्ट बाय नेम, शॉर्ट बाय साइज, शॉर्ट बाय टाइप और लास्ट मॉडिफाइड। ये आप एक इशू आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जैसे कि किसी भी फोल्डर में से अगर हम फाइल्स को, बहुत सारा अगर फाइल है किसी फोल्डर के अंदर, इसमें से हम फाइल्स को ऑपरेशन करते हैं या कुछ में से किसी स्पेसिफिक फ़ाइल को ही हम फिल्टर करके निकालते हैं और इसकी सब फोल्डर में भी इस तरह का फ़ाइल है, तो सभी को चेक करने में या जो हम इसको प्रोसेस लगाते हैं और उसमें से लिस्ट गेट करने में हमारा ऐप नॉर्मली जो कि लैग करने लगता है। तो इस एक्सटेंशन के अंदर हमने इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक सर्विस लगाया है, जिससे कि इन सभी चीज़ों को ये बढ़िया तरीके से एसिंक मेथड के ज़रिए सही तरीके से यूआई को हैंडल करेगा और जो भी लिस्ट है इस फोल्डर के अंदर जितना भी फाइल्स है वो सही तरीके से गेट कर लेगा। हाँ, शायद अगर बहुत ज़्यादा फाइल है तो उसका टास्क को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका ऐप जो भी लैग कभी नहीं करेगा। और वही सेम मेथड, एसिंग मेथड हमने इसकी फ़ाइल कॉपी करने के लिए या मूव करने के लिए यूज़ किया है। तो मैंने नोटिस किया है कि विदाउट एसिंग मेथड अगर हम फाइल को कॉपी करते हैं, मूव करते हैं या किसी फोल्डर में से फाइल लिस्ट को गेट करते हैं, तब भी हमारा ऐप जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होता है, ये जो लूप चलता रहता है ना, जैसे कि हमने कोई टास्क लगा दिया और वो टास्क कंप्लीट होने तक जो लूप चलता है उसमें हमारा ऐप जो भी लैग करता है और हो सकता है कि कभी कभी क्रैश भी कर जाए। अगर डिवाइस इतना जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो लोअर डिवाइस में तो ये क्रैश भी कर जाएगा। तो ये इशू नहीं होने के लिए हमने जो कि एंड्रॉयड के अंदर ये हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि जो भी हैवी टास्क है उसको हम बैकग्राउंड में कर सकते हैं ताकि यूआई को इसका कोई भी फ़र्क ना पड़े। बस आप प्रोग्रेस बार लगा के उस टास्क को आप बैकग्राउंड में कर सकते हैं। तो जैसे आप फाइल लिस्ट को गेट करेंगे, इसमें आपको फाइल लिस्ट मिल जाएगा, आपको फाइल लेंथ, जो भी फाइल है उसका लेंथ मिल जाएगा, फाइल साइज़ मिल जाएगा, डेट और फाइल पार्ट्स। इन सभी लिस्ट में से डाटा को गेट करके आप इसमें से कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, चाहे तो डिलीट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो आप अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक कुछ चीज़ें दिया है, कॉपी करने का ब्लॉक दिया है, उसका हमने प्रोसेस यहाँ पे दिखाया हुआ है किस तरीके से आप कर सकते हैं, रीनेम फाइल, डिलीट फाइल, तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट जो हमारा एक्सटेंशन है जो कि इमेज डिकोडर। तो इमेज डिकोडर एक्सटेंशन बेसिकली क्या काम करता है? तो इमेज डिकोडर एक्सटेंशन का काम ये है कि आपका जो भी नॉर्मल जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में जो भी आप इमेज सेव करते हो अपने ऐप के अंदर या डाटाबेस के अंदर, अगर आप होस्टिंग के अंदर अपनी इमेजेस को जैसे अपलोड करते हो, तो ये एक टेक्स्ट मेथड है जिससे आप अपनी इमेजेस को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब एक इनकोडिंग है, आपने एक इमेज पिक कर लिया, उस इमेज फाइल को या पीएनजी हो गया, जेपीजी हो गया, उस इमेज फाइल को आप बेस64 या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इनकोड कर सकते हो। आप अगर ऑनलाइन यहाँ पे चेक करेंगे तो बेस64 कन्वर्टर या हेक्साडेसिमल डिकोडर, ये आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सैम्पल आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। नॉर्मली बेस64 जो भी इमेजेस है, अगर हम इमेज तो बेस64 या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत ही लंबा सा एक टेक्स्ट जनरेट करता है और उस टेक्स्ट में से ही इमेज छुपा हुआ होता है और वो टेक्स्ट आपने पहले इमेज से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, फिर उस टेक्स्ट को आप दोबारा इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन बेसिकली यही काम करता है। तो ये एक्सटेंशन आप अपने एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो सैम्पल फाइल यहाँ पे जनरेट कर लिया है, एक है बेस64 इनकोड फॉर्मेट में है और एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। तो पहले हम ओपन करते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का इमेज को। ये जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक लंबा सा टेक्स्ट जो कि शो कर रहा है, इस टेक्स्ट को अगर हम यहाँ से कॉपी करके इस वेबसाइट के अंदर अगर हम पेस्ट करते हैं और जैसे ही हम कन्वर्ट में क्लिक करते हैं तो ये इमेज यहाँ पे हमें मिल गया है। तो यही चीज़
आप अपने इस एक्सटेंशन के ज़रिए ऐप के अंदर कर पाएंगे। तो आपने ये सारा टेक्स्ट अपने किसी आपका जो भी डाटाबेस के अंदर सेव कर लिया, तो इस टेक्स्ट को जैसे ही आप कॉल करेंगे डाटाबेस में से और इमेज व्यू के साथ इसको सेट कर देंगे, तो आपका इमेज कुछ इस तरीके से शो कर जाएगा। सेम उसी तरीके से हम देखते हैं जो हमारा बेस 64 इनकोड वाला टेक्स्ट है वो किस तरह का हमें देखने को मिलता है। तो इसमें भी हमें बहुत लंबा सा टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिला है, बहुत ही लंबा है। तो इन सभी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ये जो बेस 64 इमेज यहाँ पे डिकोडर है इसके अंदर हम पेस्ट करते हैं और इसके बाद हम इसको डिकोड करते हैं। तो कुछ यहाँ पे इस तरह का इमेज जनरेट हो गया है। तो ये है बेस 64 टेक्स्ट, जिसके अंदर बहुत लंबा सा टेक्स्ट यहाँ पे हमने जनरेट किया था, उस टेक्स्ट से यहाँ पे इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो बेसिकली ये एक्सटेंशन ये दोनों फॉर्मेट के अंदर काम करता है। एक हो गया बेस 64 और एक हो गया हेक्साडेसिमल। तो इसको आप अपने ऐप के अंदर कुछ तरीके से यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। और उसके बाद हमने रिसेंटली जो कि इमेज क्रॉपर एक्सटेंशन को अपडेट कर दिया है जो लेटेस्ट एंड्रॉयड के लिए। तो पहले ये सही से काम कर रहा था जो भी ओल्डर वर्जन के डिवाइसेस थे, तो अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड में ये सही से काम नहीं कर रहा था। तो काफ़ी लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि इसको फिक्स कर दिया जाए और अभी हमने इस इमेज क्रॉपर एक्सटेंशन को फ़िलहाल पेड कर दिया है, क्योंकि इसको अपडेट करने में हमें काफ़ी सारे यहाँ पे कोड में चेंजेस करना पड़ा। तो इसका जो डेमो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि इमेज क्रॉपर यहाँ पे हमने इसका डेमो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये पहले से बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा। ये मेरा एमुलेटर पे मैंने ओपन किया है, एंड्रॉयड 13 का है ये। और इसमें हम कोई भी इमेज को जैसे ही हम पिक करते हैं और इस इमेज को किसी भी पोजीशन को हमने सिलेक्ट कर लिया और इसको हम यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं और फ्लिप कर सकते हैं। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से हम इसको फ्लिप कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से कार्व कर सकते हैं। और जो भी हम कार्व किया है उसको हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके इस फाइल को हम सेव भी कर सकते हैं, वो हमारे फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये पहले से बहुत जो कि बेटर तरीके से अभी काम करेगा। तो ये वाला एक्सटेंशन को हमारे डिफॉल्ट एप्लीकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों एक्सटेंशन को एक साथ अपडेट कर दिया है, PDF व्यूअर, जेनरेट PDF एंड इनएप PDF व्यूअर। तो इन तीनों एक्सटेंशन का बेसिकली ये काम है कि PDF व्यूअर जो नॉर्मल है वो आपका जो भी एप्लीकेशन में आप जो भी PDF फाइल आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं वो PDF फाइल जैसे ही आपने डाउनलोड करा लिया, फिर वो PDF फाइल को ओपन करने के लिए जो भी डिवाइस का डिफ़ॉल्ट PDF व्यूअर है उसमें लॉन्च कर देगा। पहले हम देख लेते हैं जेनरेट PDF। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जेनरेट PDF का जो डेमो AI है वो ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमने एक वर्टिकल स्क्रॉलेबल अरेंजमेंट लिया है और इस वर्टिकल स्क्रॉलेबल अरेंजमेंट के अंदर हमने कुछ यहाँ पे आइकन लगाया है और यहाँ पे हेडर के लिए टाइटल रखा है और कुछ पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिखा है। और इसके लिए आप स्क्रीन को हमने स्क्रॉलेबल को थ्रू कर दिया है। तो स्क्रीन को स्क्रॉलेबल करना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबा सा अगर आपका जो भी स्क्रीन साइज़ से ज़्यादा स्क्रॉलेबल अरेंजमेंट में कोई भी लंबा सा कंटेंट है तो पूरा फुल स्क्रीन को PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपका स्क्रीन स्क्रॉलेबल होना ज़रूरी है। तो जिस स्क्रीन पे आपका PDF जनरेट करना चाहते हैं उस स्क्रीन के अंदर जो भी कंटेंट शो कर रहा है इसके लिए आप अपने स्क्रीन को स्क्रॉलेबल सेट कर देना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल इसके बाद हम ब्लॉक में जाते हैं और इसमें हमने क्या क्या सेटअप किया है। तो एक हमने नया यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे हमने सेट किया है जो कि है लेआउट पैडिंग। तो अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कुछ इस तरीके से लगा देते हैं तो PDF जैसे हम जनरेट करते हैं तो लेआउट के एकदम साइड में ये बहुत ही चिपका हुआ होता है जो भी टेक्स्ट है, तो उसको थोड़ा सा मार्जिन सेट करने के लिए हमने ये वाला ब्लॉक लगाया है जो कि लेआउट पैडिंग। तो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सभी में हमने 5 यहाँ पे सेट कर दिया है और कुछ सैम्पल टेक्स्ट हमने पैराग्राफ यहाँ पे सेट कर दिया है सभी के अंदर। और सेव करने के लिए हमने एक्सेस फाइल परमिशन के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है वो वाला यूज़ किया है। यहाँ पे हमने परमिशन को अलाउ किया है, अगर परमिशन नहीं है
और उसके बाद हम सेव पीडीएफ के अंदर हम यहाँ पे जनरेट पीडीएफ वाला ब्लॉक को हमने यूज़ किया है और सेव पार्ट, किस पार्ट के अंदर हमें सेव करना है उसके साथ हमने इसको सेव कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही सेव होगा यहाँ पे हमें नोटिफाई मिल जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा एक्सटेंशन है और इससे आप अपने जो भी अरेंजमेंट है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये कुछ स्क्रॉलेबल अरेंजमेंट के अंदर बहुत लंबा सा टेक्स्ट है। जैसे ही हम इसमें फ्लोटिंग एक्शन बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा पीडीएफ यहाँ पे जनरेट हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ पे पीडीएफ व्यूअर को ओपन करते हैं। तो अभी इसका हो गया पीडीएफ जनरेटर। अभी हम देखते हैं पीडीएफ व्यूअर। तो पीडीएफ व्यूअर के अंदर हमने दो सिस्टम यहाँ पे डेमो दिखाया है। एक है ओपन पीडीएफ फ्रॉम ऐप फोल्डर, ओपन पीडीएफ फ्रॉम डाउनलोड फोल्डर। तो ओपन पीडीएफ फ्रॉम ऐप फोल्डर का जो सिस्टम है उसके लिए हमने पहले क्या किया है कि इसमें हमने कस्टम डाउनलोडर यूज़ किया है और जो भी पीडीएफ फाइल है हमने सर्वर का यूआरएल यूज़ किया है और उसको पहले डाउनलोड कर लिया है। तो हमने यहाँ पे दो मेथड रखा है, एक है फ्रॉम ऐप फोल्डर, फ्रॉम डाउनलोड फोल्डर। सिर्फ आपको डाउनलोड फोल्डर का जो सिस्टम है उसके लिए आपको फाइल परमिशन की ज़रूरत है, बाकी ऐप फोल्डर के लिए कोई परमिशन नहीं है, जैसे कि हमने पहले बताया था। ओके, तो अभी हम चलते हैं ब्लॉक सेशन में। तो किस तरीके से हमने सिंपल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो फोल्डर नेम हमने सेट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग फाइल पार्ट को गेट करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर हमने क्रिएट कर लिया है। ये फाइल नेम और यहाँ पे जो हमने डाउनलोड फोल्डर से फाइल को गेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, इसके बाद डाउनलोड फोल्डर, इसके बाद फोल्डर नेम, उसके बाद फाइल नेम, जो भी पीडीएफ फाइल नेम है। और सेम उसी तरीके से ऐप फोल्डर के अंदर करने के लिए हमने रूट ड्राइव, ओके, यहाँ पे हमने रूट पार्ट्स का यूज़ किया है और यहाँ पे हमने फोल्डर नेम यूज़ किया है और फाइल नेम यूज़ किया है। ये दोनों अलग अलग हमने प्रोसीजर यहाँ पे क्रिएट किया है। और इसके इनिशियलाइज में सिर्फ हमें डाउनलोड मेथड के लिए यहाँ पे हमने परमिशन फाइल पार्ट सेट किया है। तो बटन ओपन ऐप, ये वाला जो ऐप मेथड के अंदर हमने यहाँ पे सिंपली सेट किया है कि ये जो पीडीएफ ऐप पार्ट है उसके अंदर ये sample.pdf फाइल है कि नहीं। अगर है तो हमने यहाँ पे इस पीडीएफ व्यूअर के अंदर सिंपल सा ब्लॉक है ओपन फ्रॉम फाइल पार्ट। तो ये आप यहाँ पे सेट जैसे ही कर देंगे तो आपका जो भी फाइल है वो अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो ये डायरेक्टली आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे कस्टम डाउनलोडर हमने यहाँ पे लगाया है जिससे आप इस फाइल को रूट फोल्डर के अंदर, अपने ऐप फोल्डर के अंदर इसको डाउनलोड करा सकते हैं। वन टाइम डाउनलोड होगा, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ये वाला क्या है कि आपका डिफ़ॉल्ट जो भी पीडीएफ व्यूअर है उसमें लॉन्च करेगा। जैसे हम क्लिक किया है तो ये गूगल ड्राइव का जो पीडीएफ व्यूअर हमारे डिवाइस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सभी डिवाइस के अंदर कोई ना कोई पीडीएफ व्यूअर ऐसे होता ही है। तो इसको आप अगर डायरेक्टली अलाउ कर देंगे तो ओपन हो जाएगा, नहीं तो आपको अगर कई सारे ऑप्शन है तो वो ऑप्शन में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम गूगल ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली हमारा ये पीडीएफ सैम्पल पीडीएफ यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। और सेम उसी तरीके से ओपन फ्रॉम डाउनलोड फोल्डर, तो यहाँ पे मैंने दोनों को डाउनलोड करके रखा है तो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करने के लिए आ रहा है। तो बहुत ही ये बेसिक सा यहाँ पे हमने इसके अंदर डेमो दिखाया हुआ है, तो आप ये वाला अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये वाला नहीं चाहते हैं कि पीडीएफ व्यूअर जो भी पीडीएफ है हमारे ऐप के अंदर ही ओपन हो या डायरेक्ट करके किसी दूसरे ऐप में ओपन ना हो, तो उसके लिए हमने बेसिक सा एक इनएप पीडीएफ व्यूअर बनाया था। वो वाला के अंदर हमने कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया है क्योंकि ये इसमें इतना सुधार करना पॉसिबल भी नहीं है। फ़िलहाल ये एडवांस लेवल का पीडीएफ व्यूअर हम यहाँ पे कोडिलर के अंदर बनाना फ़िलहाल के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो फ़िलहाल तो आप यहाँ पे ये बेसिक तरीक़ा से ही आप पीडीएफ को व्यू करा पाएंगे। और जो कि पहला तरीका तो बहुत ही मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है, जो कि पीडीएफ लॉन्चर जो भी आपका डिवाइस के अंदर एग्जिस्टिंग पीडीएफ व्यूअर है उसमें ही आप शो कराएं। और दूसरा है इनएप पीडीएफ व्यूअर, वो जिसमें हमने बेसिक सा यहाँ पे रखा है। तो ये वाला भी हम ओपन करते हैं जो कि इनएप पीडीएफ व्यूअर। तो उसको भी हमने सिर्फ फाइल को एक्सेस करने के लिए अपडेट किया है। उसमें हमने कोई भी नया फीचर्स या उसको मतलब पहले से इम्प्रूव वगैरह नहीं किया है, बस जो सपोर्ट करना चाहिए। पहला बात है कि अगर आपका पीडीएफ लोड होना चाहिए, ये काम जो जैसे पहले करता था अभी लेटेस्ट सभी एंड्रॉयड में ये काम करेगा। तो बस ये अपडेट किया है। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं इनएप पीडीएफ व्यूअर। तो ये डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो गया है
तो डाउनलोड कंप्लीट, फिर हम क्लिक करते हैं तो ये इन ए PDF व्यूअर यहाँ पे हमारा PDF को हॉरिजॉन्टल मोड में ओपन कर दिया है। और इसके अंदर पहले और 2-3 ब्लॉक था, अभी हमने इसके अंदर भी एक ही ब्लॉक रखा है, ओपन फ्रॉम कंपोनेंट। किसी कंपोनेंट में हम PDF को शो कराना चाहते हैं और यहाँ पे फाइल पार्ट देना है और हमें आप इसका जो ओरिएंटेशन है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आज की वीडियो के अंदर काफ़ी सारे एक्सटेंशन के ऊपर कवर कर लिए। सबसे पहले हमने UPI एक्सटेंशन, फाइल परमिशन, इमेज डिकोडर, इमेज कंप्रेसर, एक्सेस फाइल परमिशन, PDF जनरेटर, PDF व्यूअर एंड इन ए PDF व्यूअर। और रिसेंटली हमने और एक एक्सटेंशन यहाँ पे रिलीज़ किया है जो कि ऐप ओरिएंटेशन, जिससे ये चीज़ हैंडल करेगा कि आपने यहाँ पे स्क्रीन ओरिएंटेशन को स्टैटिकली पोर्ट्रेट मोड या किसी मोड के अंदर आपने स्पेसिफिकली सेट कर दिया, फिर भी ये एक इशू यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, ऐप ओरिएंटेशन यहाँ पे मैंने ओपन करते हैं, यहाँ पे 2 APK है। तो अभी हम देखते हैं नॉर्मल वाला कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम अपने डिवाइस को ऐसे लैंडस्केप कर लेते हैं। तो ये हमारा डिवाइस का एक लैंडस्केप मोड हो गया। तो हमने डिवाइस को लैंडस्केप मोड में अगर पकड़ा हुआ है तो अगर हमारा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कैसा बिहेव करता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं, पहले लैंडस्केप मोड में स्विच किया, फिर हमें यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में गया। तो हमारा एप्लीकेशन लैंडस्केप मोड में पड़ा हुआ है और हमने इसके बाद कोई दूसरा स्क्रीन भी ओपन करते हैं। जो हमने पोर्ट्रेट स्क्रीन बनाया है वो पोर्ट्रेट स्क्रीन लॉन्च करते वक्त कैसा दिखाता है, तो कुछ इस तरीके से हमें स्विच होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक इशू है जो ऐप इन्वेंटर कोरिलर या ऐप इन्वेंटर की बिल्ड सर्वर की वजह से हो रहा है। इस इशू को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए ये सिंपल सा एक्सटेंशन जो हमने बनाया है, इसका काम बेसिकली ये है कि ये जो डिफ़ॉल्ट तरीके से ऐप इन्वेंटर या कोरिलर ये सारी चीज़ें स्क्रीन ओरिएंटेशन को जो अनस्पेसिफाइड मोड में रखता है, तो अनस्पेसिफाइड मोड का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि यूज़र डिवाइस ऐप जो भी डिवाइस है वो जिस एंगल में पकड़ा हुआ है तो उसी एंगल में आपका ओरिएंटेशन शो करेगा स्क्रीन का। तो यही इशू है जो एंड्रॉयड स्टूडियो में तो बहुत ही सिंपल है इन सभी प्रॉब्लम को फिक्स करने का, लेकिन कोरिलर ऐप इन्वेंटर के लिए ये सारी प्रॉब्लम को फिक्स करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए मैंने अलग अलग बहुत सारे तरीके आजमाए, लेकिन कोड के अंदर उसको बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक ऐसा प्रोवाइडर क्लास इसमें ऐड किया है, जिससे कि क्या होगा कि जैसे एप्लीकेशन लॉन्च होगा, एप्लीकेशन लॉन्च होने से पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ें सेट कर देना होगा कि स्क्रीन ओरिएंटेशन किस में सेट होना चाहिए। तो स्क्रीन ओरिएंटेशन हमें पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट में सेट कर देता है, और यूज़र ओरिएंटेशन मोड में सेट करना है तो यूज़र ओरिएंटेशन मोड में यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये वाला जो प्रॉब्लम है ये हमें इस एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो लैंडस्केप मोड में कोई इशू नहीं है, बस लैंडस्केप मोड डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो अभी हम हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है वो ओपन करते हैं, जिसके अंदर हमने ये वाला एक्सटेंशन हमने यूज़ किया है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो इसमें कोई इस तरह का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा स्क्रीन ओपन करते हैं तो इसमें भी डायरेक्टली ये ओपन हो जाता है। तो ये बेसिकली बस ये इशू को फिक्स करने के लिए ही हमने इस एक्सटेंशन को बनाया है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आपका एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो आपका जो भी मेन होम स्क्रीन है, तो मेन स्क्रीन 1 है, स्क्रीन 1 के अंदर आप इस एक्सटेंशन को इंपोर्ट कर देना, और आपका जो स्क्रीन ओरिएंटेशन है उसको बस अनस्पेसिफाइड मोड में रख देना। मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ कि पोर्ट्रेट मोड में भी रखो, आप अनस्पेसिफाइड मोड में रख के छोड़ दो, इसमें कुछ भी सेंसर मत करो, बस ये ऐप ओरिएंटेशन वाला ये वाला चीज़ ऐड कर दो और इसमें अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस वगैरह डाल दो, रजिस्टर्ड कंपोनेंट डाल दो, और इसमें आपको ब्लॉक वगैरह कोई भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने यहाँ पे बटन रखा है, बटन स्क्रीन 2 में चला जाएगा और स्क्रीन 3 में चला जाएगा। और बाकी अगर दूसरा स्क्रीन में अगर आप वीडियो वगैरह प्ले करते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे उस स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप स्क्रीन 1 में ही अगर कोई भी वीडियो अगर आप प्ले करते हो तो उस वीडियो की फुल स्क्रीन आइकन पे क्लिक करने पर तो वो लैंडस्केप हो ही जाएगा, वो कोड के तरीके से डायरेक्टली हो जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक स्क्रीन के अंदर अगर आप स्क्रीन को ही लैंडस्केप सेट करना चाहते हो तो वो स्क्रीन बाकी जो भी आपका एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीन है उसके अंदर ये एक्सटेंशन का यूज़ करना
ज़रूरत नहीं है। बस स्किन 1 के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ दिस एक्सटेंशन ओनली इन योर प्रोजेक्ट फर्स्ट स्किन, बस फर्स्ट स्किन के अंदर ऐड करना है। तो ये एक्सटेंशन आपकी मैनिफेस्ट के अंदर एक फ़ाइल ऐड करेगा कंटेंट प्रोवाइडर, और उस कंटेंट प्रोवाइडर ही इस चीज़ को ये प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। तो नॉर्मली आप इस एक्सटेंशन के बिना भी आपका एप्लीकेशन बढ़िया तरीके से चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ये जो इशू है इससे अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और ये प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इस एक्सटेंशन को यूज़ करके इसका सलूशन निकाल सकते हैं। बाद में इसका अपडेट आप कोटिलर ऐप इन्वेंटर इसका कम्युनिटी में आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम को आप बाय डिफ़ॉल्ट ही फिक्स कर दे, ताकि इस तरह का इशू ना हो। वो रिक्वेस्ट आप कम्युनिटी में अगर आप करेंगे तो ज़रूर से शायद वो लोग इसका अपडेट लेकर आएँ और जो भी आने वाला अपडेट है उसमें वो फिक्स हो जाए। तो बेसिकली हमने इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे एक्सटेंशन के बारे में आप लोगों को बता दिया। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को हम इसी में समाप्त करते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड अगर आप कोई नया एक्सटेंशन अगर आप चाहते हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कि इस तरह का एक्सटेंशन आपको चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी एक्सटेंशन है उसको आप लोगों को प्रोवाइड करने की। और यहाँ पे हम और एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि हमने रिसेंटली हमारे टीपोस्ट एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किया है। जो पहले से जो भी हमारा एक्सटेंशन ऑलरेडी हमारा यूज़ कर रहे, काफ़ी सालों से हम एक्सटेंशन डेवलपमेंट काम पे जुड़े हुए हैं और इस काम को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों का और भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जैसे कि अभी हमने कुछ एक्सटेंशन ज़्यादातर एक्सटेंशन फ्री और पेड दोनों बनाया है, और जिस एक्सटेंशन के अंदर हमें काफ़ी सारा रिसर्च करना पड़ता है और उसमें टेस्टिंग में उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके लिए हमने उसको मिनिमम प्राइस के अंदर मैं देने की कोशिश किया हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ले पाएँ। यहाँ पे हमने रिसेंटली हमारे एप्लीकेशन के अंदर कुछ नए सिस्टम लेकर के आए हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन सिस्टम। तो काफ़ी लोग इस सब्सक्रिप्शन सिस्टम के बारे में बोल रहे थे, आपने ये सिस्टम क्यों लगाया या इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इससे बस यही होगा कि हमारे जो एक्सटेंशन डेवलपमेंट की जो जर्नी है उसको हम सही तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को हमसे जो भी एक्सटेंशन आप लोग एक्सपेक्ट करते हो तो उस हिसाब से हम आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और उस एक्सटेंशन के अंदर हम जैसे जैसे इन फ्यूचर जैसे जैसे इनको और भी इम्प्रूव करते हैं, उसके लिए हमें आप लोगों का और भी सपोर्ट चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को और भी बेटर बना सके, पहले से जितना पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन सिस्टम हमने जो ऐड किया है एक्सटेंशन के साथ, तो ये सिस्टम बस इसी के लिए है। अगर आपने आज कोई नया एक्सटेंशन बाय किया है तो उस एक्सटेंशन को हमने यहाँ पे 3 महीने तक एक्सेस करने का ऑप्शन आप लोगों को दिया है। जैसे कि आपने अगर आज एक्सटेंशन बाय कर लिया तो आपको इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे एप्लीकेशन के डाटाबेस में आपने कब एक्सटेंशन बाय किया था उसका डाटा सेव रहेगा, और उससे 3 महीने तक आप इस एक्सटेंशन को दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। हमारे ऐप में से कोई भी अपडेट आएगा तो उसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो 3 महीने हो गया, बहुत टाइम हो गया, आपने 1 साल हो गया, उसके बाद भी अगर आप इसको दोबारा डाउनलोड करना चाहते हो तो बस उसके लिए सिर्फ डाउनलोड एक्सेस के लिए 1 सब्सक्रिप्शन प्लान हमने रखा है। वो सब्सक्रिप्शन प्लान आप जैसे ही बाय करेंगे उसके बाद आपको सभी जो आप एक्सटेंशन पेड एक्सटेंशन था जो आपने पहले बाय किया था बहुत टाइम पहले, 6 महीना 6 महीना 1 ईयर 2 ईयर जितने भी टाइम से पहले आपने जितने भी एक्सटेंशन बाय किया था उन सभी का बस एक्सेस आपको डाउनलोड एक्सेस मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा तभी आप एक्सटेंशन के साथ यूज़ कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन में। ये सिस्टम नहीं है। बस डाउनलोड करने के लिए आपको अगर डाउनलोड करना है लेटेस्ट वर्जन या लेटेस्ट वाला, बहुत टाइम हो गया आपने बहुत टाइम पहले बाय किया था, तो उसके लिए बस सब्सक्रिप्शन सिस्टम हमने ऐड किया है ताकि हमें भी डेवलपर को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। तो आपने बहुत टाइम पहले मैंने तो बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर एक्सटेंशन प्रोवाइड किया है। आपने 1 टाइम डाउनलोड करके उसको आप यूज़ करो और लाइफ टाइम हमने इसको एक्सेस दिया है कि आप एक्सटेंशन को जितना लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस हमारे एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड एक्सेस आपने एक बार डाउनलोड कर लिया, अब इसको सेव करके रख दिए और उसको आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपके पास तो हो गई है आपका पहला और जो भी एग्जिस्टिंग एक्सटेंशन है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।